शुरुआत सबसे पहले मैं हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी जी, आप सबसे आग्रह करता हूं कि वो महामना की वस्त पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम की शुभारंभ करें। इस बीच मैं प्रसून चतुर्वेदी जी को भी आमंत्रित करता हूं वैदिक मंत्रोच्चारण के लिए। ओम पावकान सराश्वा विष्णु इदामे नमस्तौ होगनाई ओजासाई गृणान्ता अमाए आमा औहोवा त्रमर्दया ओम। प्रसून जी, मैं वैदिक विज्ञान केंद्र के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर त्रिपाठी सर से आग्रह करता हूं कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मुख्य वक्ता का माल्यार्पण के साथ स्वागत करें। सबसे पहले अध्यक्ष जी प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी जी का। अवस्थी जी आप आ जाएं, आप भी आ जाएं मंच पर। अध्यक्ष जी को स्वागत है। आप भी माल्यार्पण के लिए आ जाइए। अवस्थी जी, आप इस कार्यक्रम के संयोजक हैं जो त्रिदिवसीय कार्यशाला चल रही है। अवस्थी जी आयुर्वेदा डिपार्टमेंट से। तत्पश्चात आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर चतुर्वेदी जी, आपका हम सब सहृदय स्वागत करते हैं। आप इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय बगिया के फूल हैं जो इस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के डीन हैं। आपका देवेंद्र भट्टाचार्य जी, रविंद्र भट्टाचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। तत्पश्चात मैं प्रोफेसर त्रिपाठी सर से आग्रह करूंगा कि वो प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण मुरारी त्रिपाठी जी, जो पूर्व निदेशक हैं मालवीय भवन के, उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। धन्यवाद सर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक बड़ा प्रोग्राम इनिशिएट हुआ था। जो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को है, उसके द्वारा हर वर्ष 21 जून को पूरे दुनिया में
योग के महत्व, उसका प्रोसेस कैसे है, क्यों किया जाए। ये एक प्राचीन जो वैदिक व्यवस्था थी हमारे समाज की, इसको पूरी दुनिया के हर देश में, हर समाज में, हर घर में ध्यान की प्रक्रिया को लाया जाए ताकि लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें। अभी मैं सुबह चर्चा कर रहा था कि मैंने कल शाम को ही एक न्यूज़ देखा था। उस न्यूज़ में बताया गया कि इस समय भारत में सबसे ज़्यादा मेडिसिन यूज हो रही है एंटा एसिड, जो गैस की बीमारी है के लिए दवाई दी जाती है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है बीपी, और तीसरे नंबर पर डायबिटीज। और ये तीनों दवाइयों का जो मार्केट कैपिटल है इस समय, ये रेस्ट ऑफ अदर मेडिसिन के इक्विवेलेंट है। और ये तीनों मेडिसिन 94 करोड़ लोग साल में किसी न किसी रूप में इसको यूज करते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि इन तीनों दवाइयों से फायदा कम, नुकसान ज्यादा है। पर मजबूरी ऐसी आ गई है। क्यों आ गई गैस की प्रॉब्लम, क्यों हुई डायबिटीज की प्रॉब्लम, क्यों हुई बीपी की प्रॉब्लम? ये सारा हमारे खान पान, दिनचर्या और हमारे जो रूटीन प्रोसेस है उसके डिस्टरबेंस की वजह से हुआ है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 4-5 साल में जिस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट हो रही है लोगों के अंदर, इन दवाइयों का बहुत तेजी से ग्राफ गिरेगा। मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है ये 2022-23 ही इसका पीक है, क्योंकि लोगों के अंदर अब अवेयरनेस तेजी से क्रिएट हो रहा है। अगर हम शारीरिक श्रम नहीं करेंगे, अपने खान पान को में बदलाव नहीं लाएंगे, तो ये प्रॉब्लम्स हमको लगातार फेस करते रहना पड़ेगा। बहुत सारे यंग बच्चे हैं यहाँ पर, छात्र हैं। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ एक बात, कि आप जब किसी दुकान पर जाते हैं, समोसा या इस टाइप की दुकानों पर जाकर देखिए, उसका जो तेल होता है वो लगातार गर्म होता रहता है। जब ऑयल एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसका सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन हो जाता है, और अगला जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज इंजीरियस टू हेल्थ, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसका मतलब घरों में यूज होने वाले जितने भी तेल हैं, केवल एक ही बार यूज करिए। अगर आप यूज नहीं कर पाते उसको फेंक दीजिए, या आप इतना यूज करिए जितना कि आप उस बार सदुपयोग कर सकें। दूसरी बात, आप अपने घरों में जाइए, 100 ग्राम ले लीजिए, एक पाव ले लीजिए देसी घी, और घर में पूड़ी बनाइए। आप देखेंगे कि मुश्किल से 10-15 पूड़ी बनाते बनाते आपका तेल पूरा बर्न कर जाएगा। लेकिन कभी आपने देखा कि सुबह से शाम तक तेल गर्म होता रहता है और तेल कभी नहीं खत्म होता, और उसमें कोई फ्यूम्स भी नहीं निकलती। दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये ही बीमारी का कारण बन रहा है, और हम सबको इस सब चीज़ों से बहुत ही सतर्क होना पड़ेगा। हम बहुत लकी हैं आज कि हमारे बीच में आज मुख्य वक्ता के रूप में भट्टाचार्य जी हैं, और अध्यक्षता कर रहे हैं कमल नयन द्विवेदी जी, जो आयुर्वेद के डीन भी हैं, हमारे यहाँ विद्वान भी हैं। उनसे आपको आज बहुत कुछ जानने को का मौका मिलेगा। लेकिन काम सिर्फ जानने से नहीं होगा, काम उसको इम्प्लीमेंट करने से होगा। अगर आप 1 किलोमीटर दौड़ें और उसके बाद बैठ करके आधा किलो जलेबी खाएं, तो जितना वेट घटेगा नहीं उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी इम्प्लीमेंट भी करने का समय है। मैं कार्यक्रम में और आगे बढ़ाते हुए आज के जो हमारे वक्ता हैं डॉक्टर कृष्ण मुरारी त्रिपाठी जी, जो कि इसमें हमारे यहाँ गीता, जहाँ हम लोग गीता पाठ करते हैं, हाँ, वहाँ पर आप मालवी फोन के पूर्व डायरेक्टर रहे हैं। आपका हम लोग स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आप आए और अपने उत्कृष्ट शब्दों से हम सबको स्वागत। सबसे पहले आज के कार्यक्रम का स्वागत भाषण और उस कार्यक्रम का रूपरेखा क्या है, ये कार्यक्रम किस दिशा में जा रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में मैं सबसे पहले उपेंद्र त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आइए सर। योगे योगे तवस्तरम बाजे बाजे हवामहे सखाय इंद्रमोतये। सभी को नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वैदिक योग विज्ञान के इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के द्वितीय
सत्र बौद्धिक सत्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे प्रख्यात चिकित्सक, द्रव्य गुण विभाग के पूर्व अध्यक्ष तथा संप्रति आयुर्वेद संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय संकाय प्रमुख जी प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी जी इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। आप हमारे इस केंद्र के संचालन समिति के भी आप वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं इस केंद्र की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच इस कार्यक्रम में शाश्वत अतिथि के रूप में प्रोफेसर रविंद्र नाथ भट्टाचार्य जी, जो संकाय प्रमुख हैं कला संकाय कलकत्ता विश्वविद्यालय, आप पधारे हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसी क्रम में आज हमारे बीच जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर कृष्ण मुरारी त्रिपाठी जी, आप पूर्व उपनिदेशक योग साधना केंद्र मालवीय भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा आप हमारे इस केंद्र में भी आपका सहयोग प्राप्त होता रहता है, कोर्स कंटेंट डेवलप करना तथा अन्य योग विषयक जो व्यवस्था है उसमें आपका बहुत सहयोग मिलता है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे इस सत्र के संयोजक और हमारे संचालन समिति के सदस्य प्रोफेसर मृत्युंजय देव पांडे जी, जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हैं, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे सम्मुख प्रोफेसर श्रवण कुमार शुक्ला जी हैं, जो कृषि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राहुल सिंह जी, डॉक्टर पवन पांडे जी पूर्वांचल विश्वविद्यालय, डॉक्टर एस.एल. मौर्य सर, जो हमारे इस केंद्र में गणित के गेस्ट फैकल्टी हैं, प्रोफेसर एच.एच. अवस्थी जी, जो इस केंद्र से हमारे अतिथि अध्यापक हैं और विज्ञान आयुर्वेद संकाय में आचार्य हैं, श्री दिनेश सिंह जी, और हमारे इस जो कार्यशाला में प्रशिक्षक गण हैं, जिज्ञासा ठाकुर, महावीर शुक्ला जी, निगम देवी, रामेश्वर प्रसाद डोंडे, केशर, निर्वर साहू, योगाचार्य अंजना त्रिपाठी, रामेश्वर प्रसाद डोंडे और जितने भी हमारे प्रतिभागी गण हैं, मैं सबका समवेत रूप से इस सत्र में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप उद्घाटन सत्र में योग के विषय में, योग का जो वेदों से लेकर के योग की परंपरा कैसे विकसित हुई, उसका जो परिचयात्मक स्वरूप और बौद्धिक जो चिंतन है वो कल आपने सुना। हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी ने वेद से लेकर के जो योग के जो स्वरूप, अष्टांग योग, हठ योग, राजयोग, गीता में भी जो योग के जो प्रमुख जो योग के स्वरूप हैं उन पर भी प्रकाश दिया। तो शास्त्रीय जो योग का जो स्वरूप है उसके संदर्भ में उन्होंने संदर्भित किया। और जो कल मुख्य अतिथि थे मोतिहारी महात्मा गांधी विश्वविद्यालय मोतिहारी के जो कुलपति जी प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी ने भी बहुत सुंदर ढंग से पूरे विश्व में जो योग का संदर्भ लेते हुए भारत का जो सम्मान विश्व योग दिवस के क्रम में जैसे बढ़ा और उसका जो एक कूटनीतिक और राजनीतिक जो उसका लाभ है वैश्विक क्रम में, जो प्रभाव बढ़ा है इस योग के माध्यम से, वो किस रूप में बढ़ा उस पर भी उन्होंने बड़ा सुंदर ढंग से अपने व्याख्यान दिया था। और हमारे संकाय प्रमुख, संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय के संकाय प्रमुख जी ने अध्यक्षता करते हुए बहुत सुंदर ढंग से शास्त्रीय उद्बोधन के साथ योग के समग्र विवेचन को उपस्थापित किया था। संजय श्रीवास्तव जी ने एक बात कही थी कि योग या हमारी भारतीय जो ज्ञान परंपरा है इसको पेटेंट करने के लिए भी अमेरिका आदि देशों में 2001 और कुछ एक दो और उन्होंने संदर्भों का उल्लेख किया था कि कुछ जो आसनों का जो है पेटेंट करने का क्रम था और उसको पेटेंट करने के लिए जब क्रम हुआ तो भारत सरकार उसके तरफ सन्नद्ध हुई और उसके लिए एक
एक अलग विंग डेवलप हुआ भारत सरकार के मंत्रालय के द्वारा, जो दिल्ली में स्थापित है, और उसमें हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्यों का उसमें योगदान रहा। उसमें एक द्रव्य गुण विभाग के प्रोफेसर जोशी जी का, प्रोफेसर के शर्मा जी का और अन्य लोगों का योगदान रहा, जिसके कारण से पेटेंट होने से बचा। तो ये भी हमारे इस विश्वविद्यालय की महत्ता को भी द्योतित किया। आज जो व्याख्यान का क्रम ये था कि योग का जो चिकित्सीय जो पक्ष है, जैसा कि योग तो मूलतः एक स्पिरिचुअलिटी की ओर हमें द्योतित करता है, जो प्रेय से श्रेय की ओर उन्मुख करता है। प्रेय से श्रेय की ओर उन्मुख करना योग का मूल एक तरह से उसका उद्देश्य है, और जो आत्म तत्व को प्राप्त करते हुए परमात्म तत्व की ओर उन्मुख करता है। जो हमारे पुरुषार्थ जो चतुष्टय में धर्म अर्थ काम को समग्रता के साथ विकसित करते हुए परम तत्व को, मोक्ष तत्व को प्राप्त कराता है, ये हमारा योग शास्त्र का मूल ध्येय है। आज वर्तमान में योग विद्या या योग विज्ञान का जो कंसेप्ट है वह हमारे शारीरिक स्वस्थता को विशेष रूप से आज, क्योंकि वर्तमान में वैश्विक क्रम में भौतिक चीज़ों को विशेष रूप से बल देता है समाज, क्योंकि हमारा शरीर सबसे पहले स्वस्थ हो, तो स्वस्थ के लिए आसन है, प्राणायाम है। तो आसन और प्राणायाम को महत्व देते हुए आज विशेष रूप से योग पर बल दिया जा रहा है। और यह भी चर्चा हुई थी कि जो यम नियम के जो यम के 5 भेद है, नियम के जो 5 भेद है, उनको भी साधने की आवश्यकता है। यम के 5 नियम जो अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, तो इनके साथ साथ जो नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तो इनको भी हमें आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना है। तथापि आज के जो व्यस्ततम जो दौर है, जो हमारी दिनचर्या है, वो हमारी योग के क्रम में कैसे व्यवस्थित हो। आज हम सब सुबह जो है 6 बजे से लेकर के 7:15 बजे तक जो योग का अभ्यास किए, मैं स्वयं ये महसूस कर रहा था कि उतने देर में जब योग से अभ्यास करके जब अभ्यास करने के बाद मन बड़ा एकाग्र हुआ, बड़ा मन शांत हुआ, और लगा कि नहीं, हमें ऐसा नित्य करना चाहिए। हम स्वयं हैं, हम यहाँ से उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन नित्य योग का अभ्यास नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें हमें अपने रूटीन, नियमित अपने दिनचर्या में कैसे हम इसको शामिल करें, इसको इन कार्यशालाओं के माध्यम से ये एक हमें सीख मिलती है। हमें हमारा आहार व्यवहार भी सही हो, उसके लिए आपने चना, मूंग और गुड़ खाए, कल ये जो चना है, कल अंकुरित चना आपको खाने को मिलेगा। तो चना और मूंग, तो ये क्या है, एक सिंबॉलिक क्रम में, एक प्रतीकात्मक क्रम में एक हमें दृष्टि ये दी जाती है कि हमें इस प्रकार का दिनचर्या नित्य हम डेवलप करें। हम प्रातः, बहुत लोग हैं कि सूर्योदय के पहले उठते हैं, बहुत लोग हैं सूर्योदय के बाद उठते हैं। सूर्योदय के पहले उठने का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया, और हमारे धर्मशास्त्रों के छोड़ें आयुर्वेद में भी उसके बहुत महत्व को बताया गया कि ब्राह्म मुहूर्त में हम उठते हैं और जो चिंतन करते हैं, जो अध्ययन करते हैं, जो ध्यान करते हैं, वो ब्राह्म मुहूर्त के बाद के काल से 10 गुना वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें समग्रता से हमारे जीवन को पूर्ण बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो हमारा आहार व्यवहार अगर सही रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, मन हमारा शुद्ध होगा, और मन जब शुद्ध होगा तो हम एक समग्र, एक संपूर्ण मानव की परिकल्पना को हम आत्मसात करेंगे। और जब पवित्र होगा तभी हम जो यम नियम के जो साधन है उसको भी सही ढंग से करेंगे। यद्यपि यम नियम के माध्यम से ही मन की शुद्धता होती है, क्योंकि मन की शुद्धता हमारे यहाँ शास्त्रों में उसको बहुत महत्व दिया गया है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष का जो कारणभूत जो है वो मन है। तो मन कैसे शुद्ध हो, इसके लिए हमारे यहाँ वेदों में
एक शिव संकल्प सूक्त है, यजुर्वेद में है। वो प्रत्येक जो 6 मंत्रों में अंतिम जो पद है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन, तत्मे मनः, वह मेरा मन शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्पवान होवे, शुभ संकल्प लेने वाला हो। तो शुभ संकल्प तब होगा जब मन हमारा शुद्ध होगा। और मन शुद्ध और पवित्र कैसे होगा? जब शरीर हमारा स्वस्थ होगा। एक शुद्ध शरीर में, स्वस्थ शरीर में ही एक शुद्ध मन स्थापित होता है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पर हमारे बीच वक्ता के क्रम में के.एम. त्रिपाठी जी हैं और हमारे आज के जो अध्यक्ष हैं वो आयुर्वेद के एक बहुत बड़े विश्व विश्रुत विद्वान हैं। उनका हम सब आशीर्वचन और उनका पाथेय हमको प्राप्त होगा। डॉक्टर के.एम. त्रिपाठी जी मुख्य वक्ता के क्रम में हैं, उनका भी हमें पाथेय प्राप्त होगा। मैं पुनः समवेत रूप से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु। धन्यवाद सर। आपने आज के पूरे कार्यक्रम की एक रूपरेखा प्रस्तुत की कि कार्यक्रम किस तरीके से चल रहा है, कहाँ हम लोग क्या करना चाहते हैं। मैं एक बात ऐड करूंगा कि हम में से लगभग सभी लोग मोबाइल या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, और ये जो कंप्यूटर है ये हमारे ब्रेन के कंपैरिजन में बहुत वीक है। ब्रेन भी एक कंप्यूटर है, लेकिन इन दोनों कंप्यूटर में एक फर्क है। आप जब चाहें अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आप ब्रेन के कंप्यूटर को टर्न ऑफ नहीं कर सकते। इसके अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें हर समय चलती रहती हैं, और यही कारण है कि हमको आगे चल करके जब एक लिमिट से ज्यादा कोई चीज हो जाती है तो तनाव क्रिएट होने लगता है। आप किसी चीज को खींचेंगे तो टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन की साइंस यह है कि टेंशन सिर्फ सरफेस पर होता है, बल्क में नहीं होता। इसलिए सरफेस के इस टेंशन को रिड्यूस करना है, यानी अपने ब्रेन के इस कंप्यूटर को स्विच ऑफ करना है, टर्न ऑफ करना है, थोड़ी देर इसको रिलैक्स करना है। इसका केवल एक प्रोसेस है और वो है ध्यान। ध्यान एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जिससे आपका जो ब्रेन जो चल रहा है 24 आवर रनिंग है, इसको थोड़ा सा आराम दे सकते हैं। अदरवाइज कोई प्रोसेस नहीं। शरीर से काम करना बहुत आसान है। आप सड़क पर जाइए, आप गड्ढा खोदना शुरू कर दीजिए, आपका शारीरिक श्रम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप बाहर बैठ करके धूप में खड़े होकर के मे भी एक लेटर भी ना पढ़ पाए, क्योंकि जब ब्रेन वर्क करेगा तो एनर्जी जनरेट करेगा। एनर्जी इनसाइड जनरेट हो रही है, बाहर भी एनर्जी जनरेट हो रही है। कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। कंप्यूटर को एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, लिमिट, उसके ऊपर वो फंक्शन नहीं करेगा। तो जो हमारा ब्रेन है इसको रिलैक्स देना है। इसको रिलैक्स देने से इसकी फंक्शनिंग की क्वालिटी और क्वांटिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, और उसी को पाना ध्यान है। इसी क्रम में मैं आज के जो हमारे वक्ता हैं कृष्ण मुरारी त्रिपाठी जी, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं और हम सब आपके व्याख्यान को सुनने के लिए आतुर हैं। आइए सर। नमस्कार। मैं सर्वप्रथम सभी मंचस्थ अतिथियों और विद्वानों का अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मैं यहाँ पर इस सभा में मैं एक ऐसा विशेष व्यक्ति हूँ जो कि योग की ही रोटी खाता रहा हूँ और आज भी खा रहा हूँ योग की रोटी। इसे मैं इस नाते मैं सभी योग प्रेमियों को प्रणाम कर रहा हूँ, उन सभी का वंदन कर रहा हूँ, क्योंकि आपके योग प्रेम की वजह से ही आज योग चर्चा में है और योग पर के नए नए आयामों पर विचार हो रहा है। योग एक बहुत ही पुरातन विद्या रही है, वैदिक विद्या रही है, लेकिन मैं विशेष तौर पर आगाह करना चाहता हूँ कि आज का योग स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का योग है। ये स्वामी कोलियानंद का योग है। ठीक है कि जब भी हम योग की चर्चा करें तो हम अपने उस पुरातन स्वरूप, अपनी जो स्रोत परंपरा है उसको हम याद करें, उसको सम्मान दें, ये बात ठीक है। लेकिन आज जो योग चल रहा है,
जिसका कि कल केंद्र के समन्वयक उपेंद्र त्रिपाठी जी ने बारंबार युवा कह करके जिसका वो किया, बहुत अच्छा बोला उन्होंने। कल मैं उनका व्याख्यान सुन रहा था, बड़ा सारगर्भित व्याख्यान था उनका। आज का समय युवा का समय है, क्योंकि योग के लायक ना तो माहौल है। आपको योग और युवा के मध्य का जो अंतर है वो बता दूं कि योग जो है युक्ताहार विहार के साथ होता है। योग यम नियम के साथ होता है। जब यम नियम युक्ताहार विहार होता है, नियमितता होती है, निष्ठा होती है, तब योग अपने सही प्रभाव को उत्पन्न करता है। और जब इन तत्वों का अभाव होता है, जैसा कि आज के समय में इन सभी तत्वों को इकट्ठा करना, एक तो वातावरण उस प्रकार का नहीं है, वैसा शुद्ध वन्य सात्विक वातावरण नहीं है, न भोजन पानी सात्विक रह गया है। ऐसे में हम योग की बात नहीं कर सकते। आप स्वयं, आपको जो भी आसन सिखाया जाता है, प्राणायाम सिखाया जाता है, आप कभी शुद्ध आहार विहार के साथ उसको करके देखिए और फिर उसका प्रभाव देखिए। और ऐसे जैसे सारे व्यायाम किए जाते हैं, आप योग भी कर रहे हैं, उसका भी असर देखिए। आपको दोनों में जमीन आसमान का अंतर खुद ब खुद पता चल जाएगा। मैंने अभी भी एक बात कहा कि आज का योग स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का योग है, ये स्वामी कुवलयानंद जी का योग है। क्योंकि मुझे इजाजत प्राप्त हुई, उन्होंने विषय का प्रवर्तन करते हुए उपेंद्र त्रिपाठी जी ने स्वयं कहा कि अब हमें योग को आधुनिक और व्यवहारिक आयामों में योग को आयामित करना चाहिए। इसीलिए उस छूट का मैं लाभ उठाते हुए मैं आज का जो योग है उस पर, उसका जो मूल बिंदु है उसको मैं आप लोगों को ग्रहण कराने की कोशिश करूंगा। जब स्वामी विवेकानंद वेदांत और योग के बहुत अच्छे जानकार थे, बहुत अच्छे साधक थे। जब वो रामकृष्ण परमहंस जी के पास जब वो शिक्षा, उनका शिष्यत्व उन्होंने ग्रहण किया, तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारे आसपास का माहौल कैसा है। तुम्हारा देश दैन्य, रुग्णता, अशिक्षा, इन समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे माहौल में जब तुम वेदांत की साधना करोगे, योग की साधना करोगे, तो एक स्वार्थ होगा। तुम्हें अगर अपनी संस्कृति को बचाना है तो पहले अपने देश को, अपने समाज को मजबूत करो। और उन्होंने वो प्रायः जो है स्वामी विवेकानंद की वेदांत साधना और योग साधना का मखौल भिड़वाते थे। कहते थे इसका कोई उपयोग नहीं है, पहले अपने देश संस्कृति के उत्थान के लिए प्रयास करो। और उनके बारंबार अनुप्रेरित करने पर स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में योग को जब एक ग्रैंडेस्ट साइंस के तौर पर प्रस्तुत किया शिकागो के मंच से, तो वैज्ञानिकों के मनोमस्तिष्क में खलबली मची। ये कौन सी नई साइंस आ गई, वो भी साइंस नहीं, ग्रैंडेस्ट साइंस, महानतम साइंस। तो उन्होंने योग पर अध्ययन प्रारंभ किया, योगाभ्यासों पर अध्ययन प्रारंभ किया, योगाभ्यासों में रुचि ली। योगाभ्यास आज के आम बौद्धिक जनों की रुचि का विषय बना। और वैज्ञानिकों ने जब अनुसंधान किया तो उन्होंने वो उसके आश्चर्यजनक परिणामों को देख करके हतप्रभ रह गए। तब उसके बाद फिर बात ये हुई कि आखिर योग की वो विधियां कौन सी हैं जिनसे कि हम जो है अपने, जो कि विवेकानंद जी का उपदेश था। विवेकानंद जी ने कहा था कि आज देश को ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जिनकी मांसपेशियां लोहे के समान, जिनके अंतरांग अत्यंत सख्त हो, जो विपरीत परिस्थितियों को भी झेल सकते हो। ये नहीं कि जरा सा वातावरण परिवर्तन हो गया या हमारे अनुकूल परिस्थिति नहीं हुई तो हम तनाव में आ गए, हम छींकने लगे, हम खांसने लगे, हमारा पेट खराब हो गया। ऐसे नवयुवकों से देश का कल्याण नहीं होगा, ऐसे लोगों से देश की संस्कृति नहीं बचेगी। पहले तो ऐसे नवयुवकों का दल तैयार होना चाहिए जो कि मजबूत हो, तब देश की संस्कृति बचेगी, तब योग बचेगा,
तब वेद बचेगा। मैं जानता हूँ, मेरा अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है कि हमारे फादर या हमारे ग्रैंडफादर को उपनिषद के बारे में नहीं पता था। वो सब त्रिकाल संध्या करते थे, परम धार्मिक थे वो सब, लेकिन ना तो उनको उपनिषद पता था, ना उनको भगवत गीता पता था। जब देश आजाद हुआ और हमारे अंदर एक सांस्कृतिक उत्थान की भावना उत्पन्न हुई, तो फिर हमने देखा कि हमारा गौरव कहाँ पर है। हमारा गौरव उपनिषदों में है, गीता में है, वेदवाणी में। संपूर्ण ज्ञान जो है, विश्व का संपूर्ण ज्ञान आज तो दुनिया ही मान चुकी है, वो वेदों से ही निश्चित है। लेकिन इस वैदिक ज्ञान, इस भगवत गीता, ये उपनिषद, ये तभी सुरक्षित होंगे, इनका डंका दुनिया में तभी बचेगा जब हम सशक्त होंगे। और आज का युग हमें सशक्त बनाने का युग है। आगे के क्रम में स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसी विधियों का आविष्कार किया, बहुत श्रम किया। आज हम बहुत आसानी से आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, लेकिन इनका प्रामाणिक स्वरूप क्या होगा, कैसे किया जाए कि अपने अपेक्षित प्रभाव प्रदान करें। स्वामी विवेकानंद जी ने इसके लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने वैज्ञानिकों का एक दल तैयार किया, जिन्होंने पर रिसर्च की, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देश को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है। जब हमारे देश का आम आदमी सशक्त होगा, मजबूत होगा, तभी हम संसार के समक्ष तन कर खड़े हो सकेंगे। एक चीज यह है कि योग का संबंध भारतीय संस्कृति के उत्थान और पतन के साथ भी है। आज जो पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति की पताका लहरा रही है, उसके पीछे ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रवर्तन का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये भारतीय संस्कृति की जो विजय है, जो विश्व गुरुत्व है, उसका पहला चरण है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रयोजन स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य की महत्ता पर मुझसे पूर्व के अनेकों वक्ताओं ने प्रकाश डाला। आज जो मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है, जो तनाव की समस्या है, जो हमारे अंतरांगों के हमारे अंतरांग जो है, आज जो खाद्य संबंधी समस्या है, उस पर हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफी बहुत प्रकाश डाला है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि हमें उस योग की आवश्यकता है जो देश पहले हमें शारीरिक तौर पर मजबूत करे, एक शारीरिक स्वस्थता, एक सशक्तता प्रदान करे। और उसमें भी और जरूरी है, मैं तो योग के क्षेत्र का आदमी रहा हूँ, योग में मुंडे बते भिन्ना की स्थिति है। एक आसन जो कि बहुत योग का बहुत बाह्य पक्ष है, उसको भी 4 योगाचार्य 4 तरीके से बताते हैं। इसी बात को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे विवेकवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी बात को लक्ष्य किया कि पहले तो एक रूपता लाई जाए, योग को लेकर के जो वैभिन्न है, उस वैभिन्न को दूर किया जाए। तो इसे ये तय हुआ कि एक ही समय पर पूरी दुनिया एक ही क्रम में योगाभ्यास के क्रम को अपनाएगी। सब लोग एक साथ करेंगे, पूरा विश्व एक साथ खड़ा होगा। कल 21 जून को जब जो आसन कर रहे होंगे, हमारे जो प्रबुद्ध, मतलब हमारे जो सजग जो योगाचार्य हैं, मैं आशा करता हूं कि उसी क्रम में उसको करवाएंगे। तो आप ये समझिए कि जिस समय यहाँ ताड़ासन हो रहा होगा, उस समय पूरा विश्व ताड़ासन करेगा। ये कितना, आप जाए इस दृश्य की कल्पना कीजिए कि कैसा दृश्य होगा और कैसे वाइब्रेशन, कैसे स्पंदन पैदा होंगे। एक साथ पूरा विश्व प्राणायाम करेगा, बशर्ते कि जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है उसका सही पालन हमारे जो योगाचार्य लोग हैं उसको करवाएं। और उसका जो असर है, अब चाहे आप उसको और विविध कारणों की उपज मान सकते हैं, तो उसका असर हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष में योग होगा और पूरी दुनिया उसका अनुकरण करेगी। इस पक्ष पर भी जरा विचार कीजिए। तो कॉमन योगा प्रोटोकॉल जब हम करते हैं योग दिवस के दिन, तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए। जब हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल का जब अभ्यास करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि
इसका प्रयोजन क्या है। आप इस बात को ध्यान दीजिए कि उसमें आसन भी हैं, उसमें प्राणायाम भी हैं, उसमें जो नए योगाभ्यास हैं, यौगिक सतत विकासमान विधा है, जो मानव कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए जो नई नई और भी प्रैक्टिसेस उसमें इंक्लूड की गई हैं, उन सभी को उसमें डाला गया। उसमें प्रार्थना भी है, उसमें मेडिटेशन भी है, उसमें प्राणायाम भी है, और उतनी ही मात्रा में, कोई चीज़ अधिक मात्रा में नहीं, अपनी यथोचित मात्रा में उनका समावेश किया गया है। तो एक जिसे कहते हैं कि आखिरकार इतने रास्ते हैं, योग को बताने वाले इतने लोग हैं, मैं किस पथ पर चलूं, अलग अलग पथ बताते सब हैं, मैं यह बताता हूं। तो नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने जो है एक रास्ता बता दिया कि ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल है, इसका पालन करो। इसमें शरीर भी शामिल है, इसमें मन भी शामिल है, प्राण भी शामिल है, इसमें संस्कृति भी शामिल है, इसमें विश्व गौरव भी शामिल है हमारा। अगर हम इसका पालन करें, सही समय पर इसका पालन करें, तो हम इस लायक बन सकेंगे, जो कि स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य था कि हम अपनी सांस्कृतिक ध्वजा को पूरे विश्व में लहरा सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मुझे जो कहना था, जो आशय था, उसे व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मैं केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने मुझे अपनी बात कहने का, अपने विचार शेयर करने का, बांटने का उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं उनके प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, हम सब बहुत आभारी हैं आपके। आपने अपने ज्ञान से हम सबको लाभान्वित किया। आपने जिस तरीके से हेल्थ का इशू उठाया, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है इस समय। हम कई बार अपनी केमिस्ट्री की प्रयोगशालाओं में देखते हैं, हमारे यहाँ केमिस्ट्री की जो प्रयोगशाला होती है उसमें पंखे नहीं होते, एसी नहीं होते, क्योंकि हीटिंग से लेकर के कूलिंग तक सब कुछ चलता रहता है। आजकल प्रैक्टिकल में देख रहा हूँ, 3 घंटे का प्रैक्टिकल होता है, उसमें बच्चा आता है, कोई दीवार के सहारे खड़ा है, कोई टेबल के सहारे खड़ा हुआ है, अपने पैर पर 3 घंटे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आप जाइए इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लेक्चर थिएटर में, टीचर सीढ़ी से जा रहे हैं और स्टूडेंट लिफ्ट के लिए लाइन में लगाए हैं। ये 20 साल की उम्र में ये चल रहा है, तो 40 साल की उम्र में तुम्हारा क्या होगा। यूरोप के कई देशों में मोटापा पर टैक्स लग रहा है। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं तो आपको अपना बीएमआई इंडेक्स देना पड़ता है और उसके आधार पर आपको एक्स्ट्रा टैक्स दिया जाएगा। मैं उस समय यूरोप में था, बड़ी मजेदार बात हुई कि मुझे वो प्रोसीडिंग्स जो पार्लियामेंट की चल रही थी ग्रीस की, वो सुनने को मौका मिला। लॉजिक ये दिया गया कि मोटे लोग वो हैं जो दूसरे का हिस्से का खाए या जितना खाए उतना काम नहीं किए, तो शरीर में एक्सेस एनर्जी आ गई, वो फैट में कन्वर्ट हो गई, मोटापा बन गया। अब मोटापा से जितनी बीमारियां पैदा होंगी, ये गरीबों के हिस्से के दवाइयां भी खाएंगे। तो लॉजिक ये दिया गया कि इनके ऊपर जो ये सेस टैक्स लग रहा है, ये टैक्स का जितना पैसा कलेक्ट होगा, वो जो जैसे अपने यहाँ होता ना प्रधानमंत्री दवाई केंद्र, उन केंद्रों को सब्सिडी दी जाती है दवाइयों पर, ताकि आम आदमी दवाइयां ले सके। तो जिस रेट से हम लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, या कहा जाए बहुत खराब कार्य कर रहे हैं कि अपने हेल्थ पर कॉन्शियस नहीं है, जितना शरीर का वेट नहीं है उससे ज्यादा फैट लेकर के चल रहे हैं, तो ये भारत में भी आने वाले 2-4-10 साल में टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। और किसी से नहीं तो कम से कम अपने पैरों से तो पैर करिए, प्रेम करिए। वो पैर 100 किलो का वेट लेकर के रोज आपको ढो रहा है, और जिस दिन मना कर दिया उस दिन बैठ जाएंगे। सो आपने सर हेल्थ इशू उठाया, ये पूरा का पूरा योगा जो है ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ही एक पार्ट है। मैं कार्यक्रम में को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे सारस्वत अतिथि जी हैं प्रोफेसर रविंद्र भट्टाचार्य जी, आपको मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। प्रोफेसर भट्टाचार्य जी यही बीएचयू से पढ़े हैं और इस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में आर्ट्स फैकल्टी के डीन हैं। प्रोफेसर भट्टाचार्य सर।
मानसनिवासाय सान्नपूर्णायुताय ते विशालाक्षिसमेताय विश्वेशाय नमो नमः। मंचे अधिमंचिताः परमवन्दनीयाः अद्यत्वे अध्यक्षपदम् अलङ्कृताः श्रीमन्तः कमलायमानाः श्रीमन्तः कमलनयन द्विवेदिनः तत्र वक्तारः श्रीमन्तः कृष्णमुरारी त्रिपाठिनः मन्याः संचालकाः श्रीमन्तः मृत्युञ्जय देवपाण्डेयाः अस्यैव कार्यक्रमस्य मूलाधारभूताः वेदविद्वांसः अस्मत्सुहृद्वराः श्रीमन्तः उपेन्द्रोपमा श्रीमन्तः उपेन्द्रकुमार त्रिपाठिवर्याः पुरस्ताद् विराजमानाः विभिन्न विभागेभ्यः समागताः संकायेभ्यः समागताः श्वासशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः महान्तः विद्वांसः अनुसन्धित्सवः जिज्ञासवः श्रद्धालवः ब्रह्मचारिणः सन्यासिनः सर्वे समुपस्थिताः मातरः भगिन्यश्च अद्यत्वे तावत् मदीयं महदेतत् सौभाग्यास्पदं यत् कस्मिन्नपि प्रसंगे काशीं समागतवान् मित्रवरैः श्रीत्रिपाठिवर्यैः मयि आदिष्ट अत्र आगन्तव्यं तदर्थं तेभ्यः त्रिपाठिवर्याणाम् आह्वानेन मदीय अत्र आगमनस्य अवसरः अभूत्। तदर्थं तेभ्यः सुहृद्मणिभ्यः श्रीत्रिपाठिवर्येभ्यः कार्तज्ञं विनिवेदयामि। तत्र योगकर्मसु कौशलं कर्मणः एव प्राधान्यं पूर्वमीमांसादि शास्त्रे सर्वत्रैव कर्मणः एव प्राधान्यं वर्तते। कर्मणः एव भगवत्सायुज्यं लभते न कोऽपि पन्था। अत्रैव महान्तः योगिनः आसन् भवन्तः विजानन्ति। काश्यां यथा निखिलविद्यानाम् उद्गमस्थलं वर्तते निखिलशास्त्राणां परम्परा अनादिकालात् इदानीमपि पठनं पाठनं संरक्षणं संजायते। तथैव इदानीन्तनकाले आधुनिक प्रतिष्ठाने वैदिक विज्ञान केन्द्रस्थे विभिन्नेभ्यः प्रान्तेभ्यः समागत्य विद्वांसः विज्ञान विषये योगादि शास्त्रे व्याख्यानं प्रदत्तवन्तः अग्रेपि आगमिष्यन्ति इदानीमपि वर्तन्ते। योग विषये तावत् यद् इदानीं तावत् दृश्यते योगस्य अंग विषये एव अधिकं प्राधान्यं। परन्तु अत्रैव ये महान्तः योगिनः काश्यां विराजमानाः आसन् तत्र 64 घट्टे काश्यां महायोगिनः श्यामाचरण लाहिड़ीपादाः तेषाम् अलौकिक शक्तिः आसीत्।
इदानीमपि तेषां तत्र स्थलं वर्तते। चौषट्टी घट्टीय मंदिर समीपे सत्यलोक भवनम्। तेषां विषये किं वच्मि? मदीयसुहृद्वरैः आदिष्टः पञ्चनिमेषाभ्यन्तरे एव वक्तव्यं स्थापनीयम्। श्यामाचरण लाहिड़ी विषये ज्ञायते। ते तावत् गृहस्थाः एव आसन्, परन्तु गृहस्थ जीवने संस्थाप्य तावत् भगवत् सायुज्यं योगमार्ग द्वारा एव प्राप्तवन्तः। अन्येपि विजानन्ति। मालदयः वर्तते विशुद्धानंद परमहंस पादानाम् आश्रमः। विशुद्धानंद परमहंस पादाः तेपि सूर्योपासकाः महान्तः योगिनः आसन्। तेषामेव योग्यतम परमशिष्याः महामहोपाध्याय श्रीमन्तः गोपीनाथ कविराजाः। अन्येपि महायोगिनः अत्रैव अधीत्य काश्यामेव उद्गमस्थलं योगस्य मकरस्वामिनः। तेषाम् उपनाम वर्तते मकरस्वामिनः। ते काश्यां व्याकरण वेदान्तादि शास्त्रं महामहोपाध्याय हाराणचंद्र भट्टाचार्य पादानां सकाशे अधीत्य रेवा तटे तपः कुर्याद् मरणं जाह्नवी तटे इति न्यायेन रेवा तटं गतवान्। तत्र व्यासक्षेत्रे यत्र सुखदेवस्य व्यासस्य अर्थात् पिता पुत्रस्य आश्रमः वर्तते, तत्र गत्वा नर्मदा मध्ये विशिष्टं योगोपासनां विहितवन्तः। तदा तावत् योगे युजिर्योगे तत्र योगः कुत्र भवति? भगवता एव योगः भवति। अतः तज्योगाय साक्षात् श्रीकृष्णः तेषां साधनायां संतोष्य तावत् भगवान् श्रीकृष्णः साक्षात् दर्शनं दत्तवान्। अनन्तरं तत्र भगवतः योगेश्वरस्य दर्शनानन्तरं नर्मदा क्षेत्रे शीनोर् क्षेत्रं वर्तते। तत्र एकं कुटीं निर्माय पर्णकुटीरं निर्माय तत्र साधनां कुर्वन्ति स्म। पल्ल्यां यत्र तत्र ब्राह्मणगृहं वर्तते तद् ब्राह्मणगृहे गत्वा भिक्षाटनं कृत्वा जीविकायापनं कुर्वन्ति स्म। अनन्तरम् एकदा भिक्षापात्रं कुटीरे संस्थाप्य नर्मदा नद्यां स्नानार्थं गतवान्। तत्र मकरेण आगत्य आक्रान्तं कृतवान्। 20 हस्तपरिमित मकरः आसीत्। मकरेण नर्मदा मध्ये नीतवान्। अनन्तरं योगिनां मनसि आगतम् अहं सन्यासी दण्डी सन्यासी वर्तते, मदीय एतादृशं मृत्युः अत्यन्तम् अवाञ्छनीयं कथं भवति? अनन्तरं ते मनसि दुःखं जातं। मध्ये कुम्भकः अभवत् देहे। तत् चिन्तनं जातम् एतन् मृत्यु तावत् नैव प्रशंसनीयम्। अनन्तरं तावत् कुम्भकः उद्घाटितं स्वयमेव महान् ध्वनिः जातः। ध्वनिं श्रुत्वा मकरः स्वामीचरणं त्यक्त्वा गतवान्। स्वामीचरण सन्तरणेन तावत् नर्मदा तटं प्राप्तवान्। नर्मदा तटे आगतवान्। तदा खण्डितं हस्तं खण्डितं। तदा सामान्यरूपेण चिकित्सा जाता।
चिकित्सानन्तरं तावत् समग्रे देशे तेषां अलौकिकत्वं प्रचारितम् अभवत्। वरदा महाराजायाः राज्ञे शान्तादेवी तत्र गतवती। तत्र आगत्य कथितवती, चलतु राजमहल मध्ये भवतां मन्दिरं स्थापयामि, तत्रैव तिष्ठतु। स्वामी चरणैः उक्तम्, अहं सन्यासी, कथं राजमहले राजभवने स्थास्यामि, मत्कृते तन्नैव आशीर्वादः आसीत्। अनन्तरं चिकित्सार्थं बटपत्तने 50 वर्षेभ्यः पूर्वं यं घटना समजनी। बटपत्तने आगत्य रणमुक्तेश्वर महादेव मंदिरे आश्रयं गृहीत्वा तत्र चिकित्सा आधुनिकी चिकित्सा अभवत्। चिकित्सानन्तरं भक्तैः सम्मिल्य मठः तत्रैव स्थापितवान्। तस्य मठस्य नाम नारायण मठः मडवी सन्निधौ वर्तते। इदानीमपि मठः वर्तते। तदनन्तरं मकरेण आक्रान्तितत्वात् तेषां नाम अभूत् मकरस्वामी। इदानीं मकरस्वामी रोड वर्तते। मकरस्वामी तेषां तावत् पवित्र जीवनं लिखितवान्। अरुणोदय जानी ते तावत् बरोडा शिवाजी गायकवाड़ विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य विभागाध्यक्षाः आसन्। तेषां शान्तचरितं स्वामी चरणानां मूल नाम आसीत् दण्डीस्वामी शान्ताश्रम महाराजः। मकरेण आक्रान्तितत्वात् मकरस्वामी उपनाम्ना प्रसिद्धः जगति वर्तते। अनन्तरं तेषां शारदापीठेऽपि शङ्कराचार्य पदाय आह्वानम् अभवत्। तैः उक्तं, नैव एतत् पदमहं नैव गृह्णामि, यत् करोमि तदेव साधु, योगिनां कृते काय अपेक्षा वर्तते। एत् किं भजमे। व्यास वसिष्ठादयोऽपि तेषां साक्षात्कारे आगतवान्। एकदा मकरस्वामी तत्रैव आसन् मठे। एकः महान् लम्बायमानः कश्चन साधु आगतवान्। आगत्य गतवान्, तावत् किञ्चित् दीयताम्, मत्सकाशे किमपि नास्ति, इदानीं भिक्षाकालः वर्तते, भिक्षां कुर्वन्तु। नैव। अनन्तरं गतवान्, परन्तु अधस्ताद् नैव अवलक्ष्यते। अनन्तरं ध्याने आगतम्, अहम् अस्वस्थामा आगतवान्, परन्तु नैव ज्ञायते। ये अलौकिकः एतादृश तावत् शास्त्रस्य तत्त्वं तथ्यं भगवत्सायुज्यं सर्वम् एव योगेनैव भवति। ये योगिनः वर्तन्ते ते एव शास्त्रस्य तत्त्वं तथ्यं सर्वं ज्ञातुं प्रभवन्ति। नन्यः कश्चन यद् भवति तत् तावत् सामान्य रूपेण जीवन जापनं भवति, परन्तु योगिनां श्रेष्ठत्वं सर्वत्रैव सर्वं वेदात् प्रसिद्धति। वेदात् आरभ्य वेदानुकूलेषु शास्त्रेषु सर्वत्रैव अस्य योगशास्त्रस्य प्रशंसा अवलोक्यते। कालः समजनि, अतएव सर्वेभ्यः विशेषतः अस्य प्रतिष्ठानस्य प्रमुखेभ्यः सुहृद्वरेभ्यः इन्द्रोपमेभ्यः उपेन्द्र त्रिपाठिवर्येभ्यः कार्तज्ञं पुनः विनिवेद्य अत्रैव विरमामि। सर्वेभ्यः प्रणामाः, नमस्काराः, धन्यवादाः। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने संस्कृत भाषा में बहुत ओजस्वी बातें अपनी रखी और मैं कार्यक्रम में थोड़ा सा विलम्ब भी हो रहा है, इसलिए आगे इसको गति देते हुए आज के हमारे सारस्वत अध्यक्षता कर रहे कमल नयन द्विवेदी जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं और आयुर्वेद या मेडिकल साइंस के दृष्टिकोण से हम सबके स्वास्थ्य में, हम सबके जीवन में योग और ध्यान का क्या महत्व है उस पर प्रकाश करें। धन्यवाद मृत्युंजय देव पांडे जी।
आपने कहा, अनुरोध किया कि मैं बोलूं, मैं बोलूंगा वही जो मैं चाहूंगा, कोई जरूरत नहीं किया मैं केवल चिकित्सा शास्त्र से ही बोलूं। ओम श्रीम सरस्वती नमः। मंचस्थ सारस्वत अतिथि आचार्य रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, संकाय प्रमुख, कोलकाता विश्वविद्यालय, आर्ट्स फैकल्टी, कला संकाय प्रमुख, डॉक्टर कृष्ण मुरारी त्रिपाठी जी, पूर्व निदेशक, मालवीय योग केंद्र, मालवीय भवन योग शिक्षा केंद्र, रसायन विभाग के आचार्य डॉक्टर प्रोफेसर मृत्युंजय देव पांडे, और वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना करके इस विश्वविद्यालय के रगों में, तंत्रिकाओं में एक नया झंकार लाने वाले मेरे प्रिय अनुज आचार्य उपेंद्र त्रिपाठी, यह कहना न होगा, प्रत्यक्ष है कि केवल एक वैदिक विज्ञान केंद्र ने इतने कम समय में स्थापित होकर भी और अपनी गतिविधियों से भी जो एक नई चेतना जिसने विश्वविद्यालय के माहौल में लाया है, उसके प्रति त्रिपाठी जी का समर्पण, एकाग्रता, परिश्रम एवं भाव सभी एक साथ हैं। और हमारे सामने बैठे आचार्य अवस्थी जी, डॉक्टर मौर्य जी एवं अन्य समस्त सुधीजनों जिनकी योग के प्रति आकर्षण है, प्रेम है, आदर है, सम्मान है और श्रद्धा है। आज से 10 वर्ष पूर्व क्या हमने सोचा था कि इस योग को हम इतने धूमधाम से मनाने वाले हैं, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरा विश्व मना रहा है। कोई 10 दिन का, कोई 7 दिन का, कोई 3 दिन का और कोई 1 दिन का भी सही, मगर मनाता है। इतनी प्रतिष्ठा और इतनी लोकप्रियता शायद इस दिवस के बारे में हमने इस ढंग से नहीं सोचा था। योग योग है, जो जानता है उसके हृदय में यह पहले भी उच्च प्रतिष्ठित था और आज भी है, लेकिन इतनी लोकप्रियता और लोकग्राह्यता नहीं थी। इसके पीछे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की प्रेरणा है, उनका एक संकल्प है जो विश्व के ऊपर चढ़कर बोल रहा है। हम योग पर को सामान्य रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। योग का मतलब ही होता है जुड़ना। योग ही जीवन है और योग ही मोक्ष प्रदान करने का मार्ग भी। जीवन कैसे है? तो शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम, जीवन को ही कहा गया है। शरीर, इंद्रिय, सत्वात्म, सत्व और आत्मा, इनका सम्यक योग ही जीवन है। इनमें से किसी भी एक घटक को हटा दीजिए, शरीर को, इंद्रियों को जो हमारे ज्ञानेंद्रियां या कर्मेंद्रियां हैं, सत्व हमारे मन को, आत्मा, सोल, प्राण, कुछ भी कहिए, किसी एक को भी हटा दीजिए तो यह संयोग बिगड़ जाता है और जीवन जीवन नहीं रहता। तो
जीवन के लिए यह योग आवश्यक है, जो मैंने अभी गिनाया योग। दूसरा योग, जैसे आप सुनते हैं इसे कई प्रकार, अभी आपने कहा योगः कर्मसु कौशलम, कर्मयोग, ये योग का ही प्रकार है। भक्ति योग, भाव योग, प्रेम योग। मगर इस योग का मतलब केवल जुड़ जाना नहीं होता है, उनका सम्यक योग होना चाहिए। यदि कर्म है तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा शरीर संपूर्ण रूप से उस कर्म के प्रति समर्पित हो जाए, यही कर्म योग है। अगर आप मनोयोग से अपने शरीर को स्थिर रख करके, इंद्रियों को एकाग्र करके अगर आप अध्ययन नहीं करेंगे, विद्यार्थी के लिए या सैनिक के लिए आप युद्ध नहीं करेंगे उन समस्त योगों के साथ, तो आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। आधी सफलता, तिहाई सफलता पाए। चाहे वो विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो, सैनिक हो, कोई भी हो, उसका कर्म के प्रति अपने इन योगों के साथ समर्पित होना आवश्यक है। और यही योग अंत में हमारे अंतिम क्या कहेंगे लक्ष्य यानी मोक्ष को प्रदान करने वाला भी है। योगस्तु मोक्ष प्रवर्तक, तो उस वहां योग वही आ जाएगा जो अष्टांग योग है। और अष्टांग योग में भी जो हर स्टेप के 8 स्टेप्स के अन्य अन्य उपांग हैं, उपनियम है, उपेंद्र जी ने अपनी भाषण में कहा भी था। तो ये भी इसी जीवन की सफलता के लिए है। अगर आप यम का पालन नहीं करेंगे, अपने जीवन में एक नियम नहीं रखेंगे, इन आसनों का तो स्वस्थ रहने के लिए अत्यंत आवश्यकता है ही। वैज्ञानिक अध्ययन हुआ है कि इन रोगों में इन योगासनों का ऐसा प्रभाव होता है। हमारे सामने आचार्य अवस्थी जी बैठे हुए हैं, इन्होंने तो मंत्रोच्चारण पर भी शोध किया है कि ऐसे मंत्रोच्चारण करने से या यूं हनुमान चालीसा का ऐसे बैठकर इस अवस्था में पाठ करने पर ये लाभ होता है। पीएचडी की उपाधि दी गई है। जब यह एथिकल कमेटी में आया था तो बहुत सारी लोग प्रश्न किए थे। हम भी एथिकल कमेटी के मेंबर हैं। हमने दृढ़ता से कहा कि नहीं, हमारे यहाँ केवल शरीर की चिकित्सा नहीं होती, आधुनिक विज्ञान में शरीर की चिकित्सा होती है। हमारे यहाँ तो बिना मन के जीवन की कल्पना नहीं है। शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोग, स्वस्थ की परिभाषा भी देते हैं तो कहते हैं समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ विधीयते। तो हमारे यहाँ तो शरीर के साथ साथ मन की चिकित्सा होती है। और वही देखकर आपने साइकियाट्री खोला, लेकिन वह रास्ता नहीं अपनाया जो हमारे आयुर्वेद में अपनाया जाता है। क्योंकि मन की चिकित्सा के लिए हमारे यहाँ अध्यात्म है, सत्व रज तम 3 गुणों की कल्पना भी की गई है आयुर्वेद में। ये मानस गुण है। तो हमारे यहाँ 20 शारीरिक गुरुवादी गुण, टोटल 41 गुण, और ये 3 मानस गुण। और हमारे यहाँ रोग की चिकित्सा नहीं होती, पूर्ण शरीर की चिकित्सा होती है। केवल ये नहीं कि रोग की चिकित्सा कर दिया, आपने रिमेटॉइड आर्थराइटिस की चिकित्सा की, उस चिकित्सा से पेप्टिक अल्सर हो गया, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आपने रिमेटॉइड आर्थराइटिस तो ठीक की, मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। वह चिकित्सा जो अन्य रोगों को उत्पन्न नहीं करे, जो अन्य मन्यम उदीरे, ऐसे
एक विकार को शमन करते हुए दूसरे अन्य रोगों को उत्पन्न न करे, वह चिकित्सा आयुर्वेद की होती है। देखिए कितनी सरल भाषा में अभी आपने ललित और हृदयंगम हो जाने वाली सरल संस्कृत भाषा में आचार्य प्रवर भट्टाचार्य जी का आपने भाषण सुना। ऐसा लग रहा था कि कर्ण में मधु टपक रहा हो। हमारे सामने बैठे जितने भी छात्र हैं वो संस्कृत के पाठक हों, अध्येता हों या नहीं हों, मगर उनको हृदयंगम हो गया उनकी भावनाओं से और उनके उन शब्दों से, ऐसे ललित और सरल शब्दों का प्रयोग किया। वैसे ही हमारे तुलसीदास जी ने भी कहा है, जननी जनक बंधुस्त दारा, तनुधन भवन सुहृद परिवार, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बाध बरि डोरी, समदर्शी इच्छा को नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, असज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसहु धन जैसे। कितनी सरल भाषा में उन्होंने कहा कि सभी ममताओं को त्याग दीजिए और उन सभी ममताओं को एक डोर में बांधकर मेरे चरणों से बांधो और मेरे ऊपर छोड़ो। यही तो योग है। कृष्ण ने क्या कहा, मामैकम शरणम व्रज, सभी दुनिया के राग द्वेष लोभ मोह को छोड़ करके केवल मेरे शरण में हो। और ऐसे लोगों की रक्षा मैं करता हूं और योगक्षेमम वहाम्यहम्, उनकी योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। शर्त यही है कि वो सच्ची भावनाएं हो, केवल कहने का समर्पण न हो, और वही हमारी कमी है कि हम जननी जनक बंधु सुत दारा नहीं छोड़ पाते हैं। क्योंकि जो माया छुपी हुई है ना कि मेरी माता है, ये मेरे बेटा है। श्री कृष्ण ने क्या कहा था, अर्जुन जिसको तुम अपना बेटा कह रहे हो, कई जन्मों में तुम्हारा बाप बन चुका है। तो हम अगर इस बात को समझ लेना तो फिर कुछ शेष ही न रहे। मगर यह भौतिक तंत्र भी जरूरी है। यह तंत्र न होता तो आज मैं अथवा भट्टाचार्य जी या उपेंद्र जी यहाँ उपस्थित न होते। तो यह तंत्र क्यों है? तो लोक कल्याण के लिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यह हमारे उपनिषदों का वाक्य है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि केवल हमारा भारतवर्ष आगे बढ़े, कभी नहीं सोचा कि केवल भारतवर्ष ही समृद्ध हो। हमने लोका समस्ता, संपूर्ण लोक के उदय लाभ की कामना की। भू भुवा स्वः, तीनों को अपना देश माना। अन्नपूर्णा जी की पाठ में करते भी है कि हमने तो केवल इस अपने देश को नहीं, पूरी पृथ्वी को, फिर वह और फिर स्वः, स्वदेशोत्तरम, ये तीनों हमारे स्वदेश हैं। ये ने अपने को लिमिट नहीं रखा। और इतना जरूर है, ये योग जो है अपनी वास्तविक अर्थ में, अपने वास्तविक अर्थ में जो है सो है ही। उसमें आप रम गए फिर बाहर निकलने का मन नहीं करता है। मगर यह योग हमारे आयुर्वेद में सामान्य लोगों के लिए बताया गया। क्या होना चाहिए, किस चीज का योग होना चाहिए? नित्यम हिताहार। हम देखें हित आहार हमारे लिए क्या है, पिज्जा है या फल है। विहार, योगासन करना हमारा विहार है, या हमें जाकर के बंद कमरे में बैठकर
क्या करते हैं, दौड़ते हैं लोग यहाँ पर जो जिम बने हैं। तो जिम में हमारा एक्सरसाइज करना ठीक है या खुले में बैठ करके हमें योगासन और प्राणायाम करना ठीक है? तो इन चीजों को हमें पहचानना होगा। और ये जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इसके पीछे केवल मॉनेटरी बेनिफिट है। कोई भी छात्र सुबह उठ करके 4 बजे, कोई भी छात्र, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, परंतु अधिकांश छात्रों की बात कर रहा हूँ, सुबह ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत नहीं संभव है। उठ के प्रातः भ्रमण करना, स्वच्छ वायु जो कि बिना किसी प्रदूषण के है उसको सेवन करना नहीं है, मगर रात में जाकर 9 बजे जिम में पसीना बहाएंगे और उसको 10,000 रुपए महीने भी देंगे। इतना ही नहीं, वो ये कहेगा कि ये प्रोटीन आपको खाना है, पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं सब, और वो 10,000 रुपये भी लेगा, ऊपर से 10,000 रुपये का आहार भी देगा। यानी कि विकृत आहार, विकृत विहार। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। नित्यम हिताहार विहार सेवी, समीक्षिकारी विशेष स्वसक्ता। यह समीक्षा करें कि मेरे लिए क्या हित है। मेरे लिए मतलब इस शरीर में जो आत्मा है, शरीर, आत्मा, इंद्रिय, सत्व, सबके लिए क्या जरूरी है। सत्व के लिए क्या जरूरी है, मोबाइल देखना या बैठ करके गंगा जी के किनारे गंगा के लहरों को देखना। समीक्षिकारी विशेष हो सकता, जो हमारे व्यसन है, विषय है, अर्थ के, इंद्रियों के विषय हैं, उसमें असक्त, उनका उपयोग करें इंद्रियों का। क्योंकि आंखों का उपयोग नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे कैसे, कानों का उपयोग नहीं करेंगे तो शिक्षक का भाषण कैसे सुनेंगे। लेकिन उन विषयों को गलत जगह न जाने दें, आसक्ति न होने दें। नित्यम हिताहार विहार सेवी, समीक्षकारी विशेष हो सकता। दाता, दाता, आपके पास धन है, धन दीजिए, ज्ञान है, ज्ञान दीजिए। ये नहीं कि केवल धन ही देना है। दाता सत्यपर, दाता समह, सम दृष्टि से सबको देखे, ये परिकल्पना बहुत है। और सत्यपर, सत्य के पर दृढ़ रहें। क्षमावान, दूसरों की गलतियों को सहें, क्योंकि सहना आपके वश में है। और जहां आपने एक उसका प्रतिकार किया तो सीरीज, चेन ऑफ लड़ाई शुरू हो जाती है। दाता समह सत्यपथ क्षमावान आप्तोपसेवी च भवत्य रोग। आप्तोपसेवी यानी जो हमारे श्रेष्ठ पुरुषों ने कहा है उसका सेवन करना। तो बंधुओं, समय कम होता है और बोलते चले जाइए। तो विवेकानंद की तरह 10 मिनट के समय पे 3 दिन बोल सकते हैं, यहाँ 3 महीने बोल सकते हैं। तो सबकी मर्यादा रखते हुए मैं आपसे यही कहूँगा कि योग अपने को जोड़िए अच्छी चीज़ों से, अच्छे व्यसनों से, अच्छी क्रियाओं से, और जीवन में सफल होइए। यही मालवीय जी का कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमको आपसे यही अपेक्षा थी कि निश्चित रूप से आप आयुर्वेद के शिक्षक हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। आहार विहार पर जरूर चर्चा करेंगे। आहार विहार ही हमारी हर समस्या का, कहा जाए कि शुरुआत है, और वही अंत में समाधान भी है। अगर हम अपने आहार विहार पर ध्यान नहीं, तो धीरे धीरे करके वो सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास आनी शुरू हो जाएगी जो अभी हम दूसरों के पास देखते हैं। साइंस में एक टर्म होता है जंक जीन्स। जंक क्या है? कचरा। जैसे हमारे पास बाहर डस्टबिन है, आप कोई भी सामान ले जा करके फेंक देते हैं, वो है डस्टबिन, उसमें हर जंक चीज जाती है। कभी सोचिए अगर कोई डस्टबिन में एक फ्रेश एप्पल रख दे, आप खाएंगे दोबारा? उस फ्रेश एप्पल की भी कीमत इक्विवेलेंट टू जंक, कचरा के बराबर हो जाती है। सो हमारे शरीर में ऐसी स्थिति बनती चली जा रही है। जीन्स है, एक लेमैन टर्मिनोलॉजी में जीन्स है मेडिसिन। बॉडी के पास ऑलरेडी इनफाइनाइट मेडिसिन अवेलेबल हैं, उसको पता है थाउजेंड्स ईयर से एक्सपीरियंस से कि अपने एरिया में क्या क्या होने वाला है। आप घर से बाहर निकलेंगे पानी बरस जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो समस्या के लिए ऑलरेडी मेडिसिन अवेलेबल है बॉडी में, और वही मेडिसिन छोटी छोटी जीन्स के रूप में है। अब हुआ क्या, हमने अपनी दिनचर्या से
फॉर एग्जाम्पल एक जीन्स है जुखाम को कंट्रोल करता है, वो चला गया किसी फैट के बीच में कचरा के रूप में रखा है, हमने कभी उसका यूज ही नहीं किया। अब उसके ऊपर फैट के ऊपर फैट, फैट के ऊपर फैट, फैट के ऊपर फैट, पूरा इकट्ठा मोटा हो गया, टमी निकल आया। और किसी दिन आपको जुखाम हो गई, तो जैसे ही आपको जुखाम हुई, बॉडी तुरंत एक्साइटेड करेगा, वो जीन्स को खोजेगा, आओ और इलाज करो। पर जीन्स है कहाँ? जीन्स तो कचरा के रूप में बैठा हुआ है, आपका कोई इलाज पॉसिबल नहीं होगा। तब आप जाएंगे मेडिकल स्टोर दवाई लेने। ये जो मेडिसिन सब बाहर से ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने अपने बॉडी की मेडिसिन को इनएक्टिव कर दिया है या उसको कचरा में, डस्टबिन में फेंक दिया है। इस कचरा को, इस जंक जीन्स को एक्टिवेट करने का अभी तक केवल एक ही प्रोसेस मिला है, और वो है एक्सेसिव एक्सरसाइज। यानी इतनी मेहनत करो कि फिर से फैट गल जाए और जो फैट के बीच में जंक जीन्स पड़े हुए हैं वो फिर से एक्टिवेट हो जाएं, और आपको या हम सबको जो छोटी मोटी रोज की दिनचर्या की बीमारियां हैं, समस्या, उससे निदान मिल जाए। तो शरीर को कचरा घर ना बनाएं हम, शरीर को जंक ड्रिंक्स ना बनाएं हम। आहार विहार का सीधा मतलब यही है कि हम अपने स्टमक को डस्टबिन के रूप में यूज ना करें। जो मिला, इच्छा है, नहीं इच्छा है, अच्छा है, खराब है, उसको मुंह में रख लिए, गप से डाल दिए पेट में। अब पेट का काम है उसको पचाए बैठे। और जिस दिन स्टमक गुस्सा हो गया मालिक से, पचाने से मना कर दिया, उस दिन में 10-12 बाथरूम जाएंगे और सब समझ में आ जाएगा। जो सात्विक और असात्विक आहार और विहार का टर्म है वो यही है कि जो चीज आपके लिए सुटेबल है, जो चीज अच्छा है, उसको उपयोग में लाइए। अपने शरीर को क्यों जंक जीन बनाना, अपने स्टमक को क्यों डस्टबिन बनाना। अपनी शरीर है, हम स्वयं स्वस्थ रहेंगे। हमको ज्यादा मेडिकल स्टोर पर जब डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने आयुर्वेद को पर डे अपने दिनचर्या में ला दें तो आईएमएस में इतनी बड़ी भीड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एट द एंड यही होगा। आप चाहें तो इस समय आप सर्च कर लीजिए, हाउ इंडिया विल बी इन 2019। ये एक सर्वे आया था, 2119 2019 में एक सर्वे हुआ था कि 100 साल बाद भारत कैसा होगा। उसमें नंबर 1 पर लिखा हुआ है हेल्थ इशू। पीपल्स विल सो अवेयर कि हेल्थ इशू पर एकदम अलर्ट रहेंगे और मेडिकल डिपेंडेंसी आज के कंपैरिजन में बहुत घट जाएगी। सो अभी से ही हमको एक्टिवेट होना है, अभी से ही हमको अलर्ट होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने व्याख्यान में आहार विहार को लाया। कार्यक्रम एकदम समापन की तरफ है। मैं हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रवण कुमार शुक्ल जी, जो जौनपुर विश्वविद्यालय में कृषि वैज्ञानिक हैं। आपको मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन अवसर पर वैदिक विज्ञान केंद्र में वैदिक विज्ञान योग पर त्रिदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के आज द्वितीय सत्र में आज हमारे जो प्रथम वक्ता थे कृष्ण मुरारी त्रिपाठी सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण योग पर व्याख्यान दिया आपने, जिस पर आपने विवेकानंद के क्या विचार थे, उन्होंने शिकागो में भी योग पर काफी प्रकाश डाला। और साथ ही कॉमन योग क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, इस पर भी आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। मैं आपका इसके लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। द्वितीय हमारे सारस्वत अतिथि के रूप में प्रोफेसर रविंद्र भट्टाचार्य जी ने, आपने विभिन्न संत महात्माओं ने किस प्रकार योग के बल पर उच्च स्तर को प्राप्त किया और जिससे कि वह सभी समाज के लोगों के लिए वो एक महत्वपूर्ण विद्वान और संत के रूप में वो स्थापित हुए और मार्ग प्रदर्शित किया, इस पर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने अपना संबोधन दिया। मैं इसके लिए भी आपको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हमारे इस द्वितीय सत्र के अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर कमल दयान द्विवेदी सर ने योग के विभिन्न आयामों पर बहुत ही सहजता से, सरलता से, ज्ञानवर्धक आपने अपना संबोधन
हम सबको देकर संपोषित किया। मैं आपको भी हृदय से आभार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इस कार्यक्रम के जो स्वागत भाषण की प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी साहब जो समन्वयक है इस केंद्र के, आपने विषय स्थापना बड़े सहज बहुत अच्छे ढंग से किया, जिससे कि फिर वही कार्यक्रम फिर आगे बढ़ा। मैं आपको हृदय से भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इस सत्र के संयोजक मृत्युंजय देव पांडे जी ने भी बहुत अच्छा संचालन किया, मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे सम्मुख बैठे हुए जितने भी विद्वज्जन हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ साथ में। और जो योगा आचार्य जो आए हुए थे हमारे आज सुबह के सत्र में, काफी अच्छा योगाभ्यास कराया, रितेश जी और अन्य योगाचार्य जो भी थे उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। और साथ ही अन्य जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो भी उपस्थित हैं, जिन्होंने इसका लाभ उठाया, उन सब का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। मैं कार्यक्रम के समापन के पहले कल हमारा मेन प्रोग्राम है, तो उसके लिए क्या शेड्यूल है, क्या प्रोग्राम है, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो कल के प्रोग्राम के बारे में जानकारी दें। इसके तुरंत बाद हम लोग जो हमारे वैदिक विज्ञान केंद्र का ध्येय मंत्र है उसके उच्चारण के साथ ही आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। धन्यवाद सर। कल के पहले आज 3:30 बजे एक पेंटिंग का उद्घाटन है। डॉक्टर नेहा सिंह द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग है जो कि उंगलियों के निशान से बनाई गई है। 3,55,488 उंगलियों के इम्प्रेशन से गौ माता की एक बहुत ही बड़ी पेंटिंग बनाई गई है, जिसका उद्घाटन जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वित्ताधिकारी डॉक्टर अभय कुमार ठाकुर जी द्वारा किया जाएगा। आज संध्या 3:30 बजे आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। और इस कार्यक्रम के बाद जो टी शर्ट देना है वह वितरण प्रारंभ होगा, तो आप सभी समय से पहुंच जाएं। कल सुबह 6 बजे से पुनः हम लोग यही ग्राउंड में मिलेंगे और 5:30 तक आप लोग आ जाएं सभी लोग, कि 5:30 से हम लोग एकदम शुरू हो जाएं, अपने सारी क्रियाकलाप यहाँ पे शुरू हो जाए। और उसमें आप लोग जो टी शर्ट आज शाम को मिलेगा वह लेके पहन के आएंगे और उसी को आगे हम लोग सुबह कल योगाभ्यास करेंगे। तत्पश्चात और आज जो है आप लोग 3:30 बजे अवश्य आएँ। इस पेंटिंग के अनावरण में आप लोग सादर आमंत्रित हैं और उसके बाद से आप लोग को टी शर्ट भी प्राप्त होगा। तो ये दोनों कार्य के लिए आप लोग आज शाम को 3:30 बजे यहाँ पे पुनः आएँ। धन्यवाद।